नौजवानों की आवाज ने पूरे ढांचे को हिला दिया। कि उली हुकूमत पर इल्जाम है कि उन्होंने 25 बिलियन नेपाली रुपए की करप्शन की है, खास तौर पर नेपो किड्स यानी आला अफसरान और वुज़रा के बच्चों और रिश्तेदारों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। नदाए गैब है यानी कि अल्लाह की ऊपर से आवाज़ आती है कि हर एक उलुल अम्र को सदा दो कि अपनी फ़र्द अमल संभाले। उठेगा जब में सरफरोशां पड़ेंगे दारो रसन के लाले, कोई ना होगा कि जो मचा ले। सज़ा जज़ा सब यहीं पे होगी, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा, यहीं पे उठेगा रोज़े मैशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा। जिनके पास ताकत है उन्हें याद रखना चाहिए कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। ग्लोबल सेट पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसे मुल्क की गुफ्तगू की जाएगी, उसके बारे में बात की जाएगी जो कुदरती खूबसूरती का शाहकार है, जहां हिमालय की चोटियां आसमान को छूती हैं और माउंट एवरेस्ट जैसा अजूबा मौजूद है। हम बात कर रहे हैं नेपाल की। ये मुल्क हिंदुस्तान और चीन जैसे अजीम हमसायों के बीच में वाक़ है और इसकी सकाफत हिंदू और बुद्ध मत की खूबसूरत आमेज़िश है। नेपाल की तारीख हज़ारों साल पुरानी है, जहां बादशाहत का तवील दौर ख़त्म हुआ और जमहूरियत का नाजुक सफ़र शुरू हुआ। लेकिन आज का मौजू ख़ास तौर पर दिलचस्प भी है और अफसोसनाक भी, क्योंकि हुआ कुछ यूँ कि जी 9 सितंबर 2025 को नेपाल के वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली ने करप्शन के संगीन इल्ज़ामात पर इस्तीफ़ा दे दिया। सड़कों पर नौजवान, ख़ास तौर पर जेनजी जनरेशन जो है, उन्होंने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इंटरनेट और सोशल मीडिया ब्लॉक हो गया था, मुजाहरे तशद्दुद आमेज़ हो गए और कम से कम 22 से 34 लोग मारे गए, 300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए और फाइनेंस मिनिस्टर बिशोन प्रसाद पौड़े, उनको वो भी हत्थे चढ़ गए और लोगों ने उनकी अच्छी खासी धुलाई कर दी। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ, आप बहुत से लोगों ने पूछा हुआ था, मेरा इरादा था कि शायद इसको मैं ओवरलुक कर जाऊंगा, इस पर नहीं बनाता, लेकिन बहुत से लोगों ने मैसेज किया हुआ था, कमेंट्स किए हुए थे कि जी नेपाल के ऊपर भी बना दें, कोई बात करनी चाहिए, इसकी ज़रा हिस्ट्री क्या है, कहानी क्या है, ज़रा थोड़ा सा हमें इसके ऊपर बता दें। तो जनाब फिर तहकीक की एक आध दिन, तो फिर मैंने कहा आज मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं। तो सबसे पहले नेपाल की तारीख़ पे आ जाते हैं। नेपाल, इसकी तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है, जो हिमालय के मुक़द्दस वादियों में पनपी है। ये मुल्क तकरीबन 1,47,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ है। दारुल हुकूमत काठमांडू है। कदीम ज़माने में ये मुख्तलिफ छोटी छोटी बादशाहतों पर मुश्तमिल था, जैसे किरात ख़ानदान का दौर जो 8वीं सदी क़ब्ल मसीह से शुरू हुआ, और लिच्छवी सल्तनत जो 4वीं से 9वीं सदी तक चली, जब नेपाल आर्ट और तिजारत का मरकज़ बना। मल्ला ख़ानदान ने 12वीं से 18वीं सदी तक हुक्मरानी की, और काठमांडू की मशहूर दरगाह सूपा, जो पशुपतिनाथ और दुर्गा मंदिर, ये भी उसी दौर में तामीर हुआ। 18वीं सदी में 1768 में पृथ्वी नारायण शाह ने तमाम छोटी रियासतों को फतह करके मुत्तहिदा नेपाल की बुनियाद रखी। उन्होंने शाह ख़ानदान की हुक्मरानी शुरू की, जो 240 साल तक चलती रही। शाह बादशाहों ने नेपाल को एक मजबूत सल्तनत बनाया, लेकिन 19वीं सदी में मसाइल शुरू हुए। 1846 में जनरल जंग बहादुर राणा ने एक बगावत करके शाह ख़ानदान को सिर्फ नाम का सरबराह बना दिया, और राणा ख़ानदान ने 104 साल तक मुतलकल इनान हुक्मरानी की। और इस दौरान नेपाल ने बरतानवी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी, जैसे कि 1814 से 16 की एंग्लो नेपलीस जंग, और जिसमें सुगोली का मुआहिदा यानी कि ट्रीटी ऑफ सुगोली हुआ और नेपाल की सरहदें महदूद कर दी गईं। राणा दौर में नेपाल इंतहाई वो तन्हाई पसंद रहा, अकेले रहे, उनके कोई बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे पूरी दुनिया में, और इसके अलावा तालीम और जदीदियत से भी वो दूर रहे। 1951 में बादशाह त्रिभुवन शाह ने, उन्होंने हिंदुस्तान की मदद से राणा राज ख़त्म किया और मुल्क ने आइनी बादशाहत की तरफ कदम बढ़ा दिया। ये नेपाल की आज़ादी का दौर था, जहाँ सड़कें, स्कूल और हस्पताल बने। 1950 की दहाई में पहली बार पार्लियामेंट कायम हुई और 1959 में पहले आम इंतखाबात हुए, जिसमें नेपाली कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की। लेकिन 1960 में बादशाह महेंद्रा ने इस पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया और पंचायत निज़ाम मुतारिफ करवाया,
जो एक किस्म का आमराना ढांचा था जहां बादशाह और मुंतखब नुमाइंदे कंट्रोल करते थे। यह निज़ाम सन 1990 तक चला और इस दौरान नेपाल ने माशी तरक्की की, लेकिन सियासी आज़ादी नहीं मिली। 1980 में बादशाह बीरेंद्र सिन्हा उन्होंने रेफरेंडम करवाया जिसमें पंचायत निज़ाम की तौसीक हुई। नेपाल की सकाफत मुनफरिद है, ये दुनिया का वाहिद हिंदू राष्ट्र है जब तक 2008 में यहाँ पर सेकुलर नहीं हुआ था उस वक्त तक। दासेन जो है और तिहाड़ जैसे त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं और मईशत, ज़राअत, टूरिज़म और हाइड्रो पावर और रिमिटेंसेस पर उसका इन्हिसार है। तहम ज़लज़ले जैसे कि 2015 का तबाहकुन ज़लज़ला था, गुर्बत और सियासी अदम इस्तेहकाम मसाइल हैं और ये इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है। आइए ज़रा एक सियासी सफ़र देख लें कि इनका क्या है। नेपाल का सियासी सफ़र ये भी बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है, खूंरेज़ रहा है। 1951 में राणा राज ख़त्म होने के बाद मुल्क ने आइनी बादशाहत, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अपनाई। 1959 के इंतखाबात में नेपाली कांग्रेस ने भारी अक्सरियत हासिल की। फिर उसके बाद BP कोइराला जो हैं वो पहले मुंतखब वज़ीर आज़म बने। उनकी हुकूमत ने ज़मीन की इस्लाहात और सनती तरक्की की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 18 माह चली। 1960 में बादशाह महेंद्रा ने मार्शल लॉ लगा दिया, नाफिज कर दिया, पार्लियामेंट ख़त्म कर दी, सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी और हज़ारों को जेल में डाल दिया। उन्होंने पंचायत डेमोक्रेसी का निज़ाम बनाया जो दरअसल बादशाह की मुतलक़ इनानियत थी, एब्सोलूट मोनार्की, जहां 4 तबकात गांव, ज़िला, जोन और कौमी सतह पर मुंतखब नुमाइंदे थे, लेकिन सब बादशाह के मातहत थे। यह निज़ाम 30 साल चला और बादशाह बीरेंद्र शाह ने इसे जारी रखा, जो एक पुरअमन और महबूब हुक्मरान जाने जाते हैं नेपाल की तारीख है। 1990 में लोकतंत्र आंदोलन 1 पीपल्स मूवमेंट वो चली और तलबा, वकला और सियासी पार्टीज ने मिलकर एहतजाज किया। हजारों लोग काठमांडू की सड़कों पर उतरे, पुलिस ने फायरिंग की जिसमें 50 से ज्यादा अफराद मारे गए, लेकिन बादशाह बीरेंद्र को हटना पड़ा। नया आइन 1990 में बना और नेपाल एक आइनी बादशाहत, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, जहां पार्लियामेंट और कसीरुल जमाती पार्टी निज़ाम आ गया, लेकिन इस्तेकाम नहीं आया। 1991 के इंतखाबात में नेपाली कांग्रेस जीती, लेकिन 1994 में कम्युनिस्ट पार्टी CPN UML ने पहली बार हुकूमत बनाई। 1996 से 2006 तक माओइस्ट की बगावत जो कि पीपल्स वॉर थी वो चली, जिससे 17,000 से ज्यादा अफराद मारे गए। माओइस्ट जो कम्युनिस्ट थे ने गुर्बत, जागीरदारी और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई की और देही इलाकों पर कब्जे किए। 2001 में शाही कत्ल यानी कि रॉयल मैसेकर हुआ, जहां क्राउन प्रिंस दीपेंद्रा ने नशे में अपने पूरे खानदान को गोली मार दी और गिरेंद्र शाह बादशाह बने जो बहुत गैर मकबूल थे। 2005 में उन्होंने पार्लियामेंट ख़त्म कर दी और मार्शल लॉ लगाया और 2006 में लोकतांत्रिक आंदोलन 2 उसका दूसरा हिस्सा यानी कि आया, जिसमें 7 पार्टियों का इत्तेहाद था और माओइस्ट ने, SPA और माओइस्ट ने मिलकर लाखों लोगों को सड़कों पर उतारा। 21 दिन के एहतजाज में 19 मुजाहिरीन मारे गए, फौज ने दबाने की कोशिश की, फिर छोड़ दिया, पार्लियामेंट बहाल हुई और 2008 में आखिरी पार्लियामेंट ने बादशाहत ख़त्म कर दी, एबोलिशन ऑफ मोनार्की हो गई। नेपाल फिर एक वाकई जमहूरी बन गया, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया, पुराना आइन ख़त्म हो गया और 2015 में एक नया आइन बना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल 2015, जो वफाकी ढांचा था। 7 सूबे थे, सदर था, पार्लिमानी निज़ाम था, पार्लियामेंट्री सिस्टम था। ये तब्दीली खुरेजी के बाद हुई थी और माओइस्टों को हुकूमत में शामिल किया गया, लेकिन अब तक 2015 से अब तक आप देखिए कि 15 से ज़ायद बार हुकूमतें तब्दील हो चुकी हैं, जो बेसिकली एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, सियासी अदम इस्तेहकाम को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर 2021 में ये कुली की हुकूमत गिराई गई और पुष्प कमाल दहाल आए। ये जद्दोजहद नेपाल को एक नई सम देती है, लेकिन करप्शन जैसे मसाइल अब भी मौजूद हैं। अभी देख लेते हैं कि जी अभी मौजूदा मामला क्या है। अब बात करें तो नेपाल की मौजूदा हुकूमत की शक्ल 2008 के बाद ये एक वफाकी पार्लिमानी जमहूरियत है। सदर रामचंद्र पौडेल जो 2023 से इस ओहदे पर हैं। तो जनाब कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, ऊपर सदर हैं, उसके बाद इनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है जिसमें 275 लोग होते हैं, ये बराह रास्त इंतखाब होता है। फिर नेशनल असेंबली है जिसमें 59 लोग होते हैं, सूबाई असेंबलियाँ इनको मुंतखब करती हैं। 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, आखिरी इलेक्शंस 2022 में हुए थे। 7 सूबे हैं, उनमें फेडरेशन तकसीम है और उनके अलहदा सूबाई असेंबलियाँ हैं, उनके अपने वज़राए आला हैं, उनकी अपनी गवर्नर्स हैं। सियासी निज़ाम जो है ये मल्टी पार्टी है
और आमतौर पे हुकूमतें कोalition की बनती हैं क्योंकि किसी भी एक को हुकूमत बनाने का मौका नहीं मिलता। ये निज़ाम भी नाजुक है, जैसा कि हालिया बहरान से जाहिर हो रहा है कि जहां नौजवानों की आवाज़ ने पूरे ढांचे को हिला दिया, और साथ ही आपको पता है कि भारत भी है और चाइना भी है और उधर से भी असर रसूख होता रहता है। बड़े बड़े सियासी प्लेयर्स अगर देखें तो जी सियासी जमातें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कई वहाँ पर हैं। एक जिस तरह के नेपाली कांग्रेस है, एनसी है, ये बेसिकली डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और मार्केट इकोनॉमी की बात करती है। इसके बाद अगर बात करें तो दूसरी पार्टी इनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, फिर जो कि बेसिकली लेफ्ट विंग पार्टी है, इसी के केपी शर्मा ओली हैं। इसके बाद आगे अगर जाएं तो माओइस्ट पार्टी है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल कहलाती है, माओइस्ट सेंटर पार्टी कहलाती है, ये एक और उनकी बड़ी पार्टी है। और इसके अलावा एक और पार्टी राष्ट्रीय परिषद पार्टी भी है जिसे कि आरपीपी कहा जाता है। 2022 के इंतखाबात में यूएमएल ने सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की थीं और मौजूदा इत्तेहाद जो है वो यूएमएल और माओइस्ट का था, लेकिन करप्शन इल्ज़ामात ने इसे कमज़ोर कर दिया। ये जमातें अक्सर इत्तेहाद तोड़ती और बनाती हैं, जो नेपाल की सियासत की खुसूसियत है। अभी ज़रा देख लेते हैं ये जो हुक्मरान जमात है सीपीएन यूएमएल, ये जुलाई 2024 से मरकजी इक़्तिदार में है। केपी शर्मा ओली जो हैं ये 15 जुलाई 2024 को 5वीं बार वज़ीर आज़म बने और माओइस्ट सेंटर और दीगर छोटी पार्टियां जो हैं उनके इत्तेहाद के, जैसे पीएसपी, उसके इत्तेहाद के साथ। और अब इनकी मकबूलियत जो है वो अचानक बहुत ज़्यादा कम होनी शुरू हो गई। और ये जो वज़ीर आज़म साहब हैं केपी ओली, इनकी भी बड़ी हिस्ट्री है। ये 22 फरवरी 1952 को पैदा हुए थे और उसके बाद ये जो आपकी यूएमएल पार्टी है उसके सदर हैं। लेकिन ये कि इन्होंने अपना करियर जो है वो 1960 की दिहाई में शुरू किया एज अ स्टूडेंट लीडर। उसके बाद ये जेल में रहे। 1973 में पंचायत उसके खिलाफ गिरफ्तारियां इनकी हो गई, 14 साल जेल में रहे। फिर 1990 में जब जमहूरियत रिस्टोर हुई तो ये पहली बार पार्लियामेंट में आए। 2006 की माओइस्ट बगावत के बाद 2008 में फिर अमन अमल उसका भी हिस्सा रहे, बड़ा किरदार अदा किया। और उसके बाद 2015, 18, 21 और 24 में ये वज़ीर आज़म भी बने 5 मरतबा, जो कि एक रिकॉर्ड है। और इनकी पॉलिसियाँ यूजुअली है प्रॉस्परस नेपाल, हैप्पी नेपाली, इस तरह की। और इनका विजन चीन से कुर्बत की तरफ है। और ये इनकी एक ओवरऑल थोड़ी सी बैकग्राउंड है, मैंने कहा आपको बता दें। अब आते हैं असल बहरान की तरफ। करप्शन के इल्ज़ामात, उनका पस मंज़र क्या है, क्या कहानी है, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। कहानी ये है कि जनाब 2024 से नेपाल की मईशत जो है वो ख़राब हुई। महंगाई 8% से ज़्यादा बढ़ गई, बेरोज़गारी 20%, नौजवान परेशान थे, जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 2% थी। हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स हैं, हाइड्रो पावर और एयरपोर्ट्स, इसमें अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन करप्शन ने सब ज़ाया कर दिया। तफसीलात ये हैं जनाब कि ओली हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 25 बिलियन नेपाली रुपए, तकरीबन 3.7 बिलियन डॉलर से ज़ायद की करप्शन की है, ख़ास तौर पर नेपो किड्स यानी आला अफसरान और वज़रा के बच्चों और रिश्तेदारों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। मिसाल के तौर पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में 20 बिलियन रुपए के टेंडर्स नेपो किड्स की कंपनियों को दिए गए, जहां 30% कमीशन लिया गया। फाइनेंस मिनिस्टर विशुन प्रसाद पाउडेल पर उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 10 बिलियन रुपए का गबन किया है, जो सोशल वेलफेयर से चोरी किया गया है। दीगर इल्ज़ामात में टैक्स चोरी है, इसमें कहते हैं 15 बिलियन रुपए हैं। चीनी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए BRI प्रोजेक्ट में बदउनवानियां हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की करप्शन इंडेक्स में इस वक्त 115वीं नंबर पर था और 2025 में मजीद हालत इसकी बिगड़ गई है। इसके बाद कमीशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, इस कमीशन की रिपोर्ट सामने आई हैं जो जुलाई 2025 के शुरू में आई हैं, और वो भी कोई बहुत हौसला अफजा नहीं है। फिर सोशल मीडिया वीडियोस वायरल हुई जहां नेपो किड्स लग्जरी कारों में घूमते दिखाई दिए, जबकि आम लोग गुर्बत में जिंदगी में पिस रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं, खाने को रोटी नहीं है। और ये करप्शन 2023 से जारी थी, लेकिन इसका इंकशाफ जो है वो 2025 में हुआ तो इसने आग लगा दी। करप्शन बेनकाब कैसे हुई ये भी आपको बता दूं कि जुलाई 2025 में एक विसल ब्लोअर ने, एक साबिक सरकारी अफसर ने सोशल मीडिया पर दस्तावेजात डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट किया जो हुकूमती ईमेल्स और उनकी टेंडर फाइल्स से ली गई थी। ये नेपो किड्स की फहरिस्त थी जिसमें 200 से ज्यादा नाम थे
और कॉन्ट्रैक्ट्स की मालियत 500 करोड़ रुपए से ज़ायद थी। अगस्त 2025 में CIA ने तहकीकात इन्वेस्टिगेशन शुरू की और रिपोर्ट्स वो लीक हुई। सोशल मीडिया पर हैशटैग नेपोकिड्स, हैशटैग ऑली करप्ट ट्रेंड होने लगा। लाखों पोस्ट हुकूमत ने सितंबर 2025 में सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया, जो उल्टा इस आग को मजीद भड़का गया। इंटरनेशनल मीडिया जैसे रॉयटर्स है, BBC है, अल जजीरा है, उन्होंने इसको कवर किया तो दबाव मजीद बढ़ गया। CIA ने 8 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया और अदालत ने गिरफ्तारियों का हुक्म दे दिया। एहतजाज जनाब 8 सितंबर को शुरू हो चुका था 2025 को, जब हुकूमत ने सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक इन सब पर पाबंदी लगा दी, जो करप्शन को छुपाने का जरिया समझी गई। यह पाबंदी 7 सितंबर को 26 प्लेटफॉर्म्स पर लगी थी, जिसे नौजवानों ने सेंसरशिप समझा। जेनजी नौजवान तलबा जो थे वो बेरोजगार, इसके अलावा वो भी इसमें शामिल थे। आम शहरी थे, ये काठमांडू में, पोखरा में, बटोल में और दीगर शहरों में सड़कों पर उतरे और उनका मुतालबा ये था कि स्टॉप करप्शन नॉट सोशल मीडिया। सबसे पहले तो ये पुरअमन मुजाहरे थे, लोगों ने प्लेकार्ड्स उठाए हुए थे, नेपो किड्स आउट, इस तरह के, और लेकिन बाद में पुलिस ने इनके ऊपर लाठी चार्ज किया, रबर बुलेट्स चली, वायलेंस शुरू हो गया। एक लीडरलेस किस्म का ये मॉब था और बेसिकली एक सोशल मीडिया वहीं पर ये ऑर्गेनाइज हो रहा था और आम नेपाली इसमें मौजूद थे, स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, और ये एकदम फिर तहरीक पकड़ गई और जब उन्होंने तशद्दुद किया तो दूसरी तरफ भी तशद्दुद शुरू हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि शायद सियासी पार्टियां इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं। ये एहतजाज जो है जी, ये 8 सितंबर से शुरू हुआ और 8-9 सितंबर को देखा गया और हलाकतें इसमें कम से कम 20 से 34 हो चुकी हैं, जो सिविलियंस मारे गए हैं। ज़्यादातर पुलिस फायरिंग से मारे गए हैं, जिनमें 12 नौजवान शामिल हैं। 300 से ज़ायद ज़ख्मी है, जिनमें से 50 की हालत सीरियस है। इमारतें जलाई गई हैं, पार्लियामेंट पर हमला किया गया है, ओली का घर उसको आग लगा दी गई है, एयरपोर्ट बंद हो गया है। फाइनेंस मिनिस्टर बिशोन प्रसाद पौडेल जो हैं, उनकी वीडियो वायरल कर रही है, उनके कपड़े उतार कर, उनको नंगा करके उनको सड़कों पर भगाया जा रहा है और मारा जा रहा है और वो दरिया में छलांग मारकर अपनी जान बचा कर जा रहे हैं। वो वायरल होगी ये वीडियो। और इसके अलावा वज़ीर आज़म शेर बहादुर देवबा की, उनकी जो वाइफ हैं और फॉरेन मिनिस्टर अर्जो राणा देवा, उनको भी मारा पीटा गया है और उनका चेहरा खून आलूद हो गया। मजीद बना साबिक वज़ीर आज़म झाला नाथ खानल जो हैं, वो राजा लक्ष्मी, उनकी जो बीवी हैं राजा लक्ष्मी चित्रकार, उनको भी एहतजाजकारों ने घर में बंद करके आग लगा दी है, जिससे उनकी मौत हो गई। और कर्फ्यू लगा है, फौज तलब की गई है, लेकिन लोग निकल आए हैं। ये नेपाल की दिहाइयों की बदतरीन अनरेस्ट है, बेचैनी है। मुतालबात उनके क्या है जनाब? वो कहते हैं सोशल मीडिया की पाबंदी ख़त्म कीजिए, मौजूदा हुकूमत को फ़ौरन हटाओ, करप्ट अफसरान जो हैं उनके खिलाफ मुकदमे और मिनिस्टर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज करो, रेजिग्नेशंस दो, नेपो किड्स की तहकीकात कराओ, सज़ा दो, पनिशमेंट दो, बजट की शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और नई हुकूमत आनी चाहिए। जेनजी ने कहा ये हमारा मुल्क है, हम फसाद और नेपोटिज्म से नहीं चलने देंगे। कोई मरकज़ी लीडर फ़िलहाल नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया अकाउंट से, जैसे कि जेनजी नेपाल, इससे ये सब कुछ चल रहा है और वहीं से कंट्रोल हो रहा है। जो प्रोटेस्ट हैं ये सिर्फ एक दिन चले और 9 सितंबर को ओली ने इस्तीफ़ा दे दिया और इनके एडवाइज़र प्रसाद सिलवाल जो हैं उन्होंने तस्दीक की और सदर जो हैं वो अब नई हुकूमत बनाएंगे, शायद किसी इत्तेहाद को दें या इस्तीफ़ा नेपाल की तारीख़ का एक और मोड़ है जो जमहूरियत की ताकत को शायद दिखाता है। फ़ौज, एक बाज़ लोग सोच रहे थे शायद कि मार्शल लॉ आ गया, तो मार्शल लॉ नहीं आया, कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन सूरत हाल जो है वो शदीद नाजुक है। आज अभी भी एहतजाज कम तो हुए, उनकी शिद्दत में कमी आई है, लेकिन अभी भी सूरत हाल नाजुक है। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और दीगर इमारतें जलाई जा चुकी हैं। हलाकतों की तादाद मैंने आपको बताया है कि उनके भी शायद बढ़ने का अंदेशा है और बहुत से लोगों को पकड़कर और उन्होंने जो उनको दिखाई दिया उन्होंने उस पर अपना गुस्सा उतार दिया है। सोचने की बात यह है जनाब कि आखिर इस सब की ज़रूरत क्या थी उन बच्चों को। कहानी यह है कि जी वो फैज़ साहब की एक नज़म है, 3 आवाज़ें, और उसमें एक मज़लूम की आवाज़ है, एक जालिम की आवाज़ है और फिर एक नदाए गैब है। कि पहले एक मज़लूम बात करता है,
3 आवाज़ें हैं, फिर एक जालिम बात करता है और फिर अल्लाह की आवाज़ आती है ऊपर से। तो जनाब जो उसमें आखिरी आवाज़ है वो निदाए गैब है, यानी कि अल्लाह की ऊपर से आवाज़ आती है कि हर एक उलुल अम्र को सदा दो कि अपनी फ़र्द अमल संभाले। उठेगा जब जब में सरफरोशां पड़ेंगे दारो रसन के लाले, कोई ना होगा कि जो बचा ले। सज़ा जज़ा सब यहीं पे होगी, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा, यहीं पे उठेगा रोज़े महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा। तो हुजूर जब लोग जागते हैं तो फिर कोई नहीं बचता। बड़े बड़े पहलवान जो हैं उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो जनाब दुनिया के जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी लोग अरबाब इक़्तिदार हैं, जिनके पास ताकत है, उन्हें याद रखना चाहिए कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। किसी वक्त भी नदाए गैब जैसे कि खुद कह रही है कि उठेगा जब जब में सरफरोशां पड़ेंगे दारो रसन के लाले। तो बेहतर है कि अगर आपको अल्लाह सुब्हाना ताला ताकत दे, इक़्तिदार दे, तो आप वो काम कीजिए कि जो आपके अवाम के लिए, आपके मुल्क के लिए, आपकी कौम के लिए बेहतर हो, उनके मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।